मेरा नाम है डॉक्टर खुशनूर रहमान। अब हम सीखेंगे C3 साइकिल। ये आपके बायोएनर्जेटिक्स के फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन के बाद टॉपिक आता है, ये वही है और उसी लेवल पर जाएंगे, इसी लेवल पर। अगर हम देखें तो एक क्लोरोप्लास्ट ले लेते हैं और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम ग्रेना बना दें और ग्रेना जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, हेल्स रिएक्शन उनमें होता है तो H2O उसमें आता है और ऑक्सीजन निकलता है, जिसके नतीजे में ATP और NADPH बनते हैं। जब ये बन जाते हैं लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल्स ऑफ कोर्स ये पूरा सिस्टम है, इसके मौजूदगी में, तो यहाँ पर एक साइकिल होता है जिसमें अल्टीमेटली जाकर पीगेल फास्फोग्लिसराइड या शुगर्स बनते हैं और ये पूरा साइकिल जो है फिर इससे ये इस तरह से दोबारा ADP और NADP के शेप में दोबारा इधर आ जाते हैं क्लोरोफिल्स के पास और ये इधर दोबारा बनते हैं। तो आज हम ये साइकिल पढ़ रहे हैं जो कि ऑर्डिनरी प्लांट में होता है, ओल्डेस्ट प्लांट्स में होता है, इसको C3 साइकिल कहते हैं। इसके जो डिस्कवरर हैं, केल्विन है, बेंसन है, हिशाम है, तो इसको C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल, इनको ये नाम दिए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट के क्या होता है C3 साइकिल में। C3 साइकिल के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कहलाता है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 फिक्सेशन होती है और ये फिक्सेशन कहलाती है अल्फा कार्बोक्सिलेशन। ये एक एंजाइम रूबिस्को की मदद से होती है। दूसरा स्टेप वो होता है जिसमें 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है और फिर ये तीसरा स्टेप जो है, जब ये बन जाता है तो बेसिकली ये 3-pGAL, इट इज द मदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। ये 2 रास्ते इख्तियार करता है, एक साइड पर शुगर फॉर्मेशन और दूसरे ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल हैं उसकी फॉर्मेशन की तरफ चला जाता है और दूसरे साइड पर वापस जितने RUBP इन्वेस्ट हुए थे उनको रिफॉर्म कर देता है, रीजनरेट कर देता है। तो इस मॉलिक्यूल को बाद में हम तफसील से मैं आपको बताऊंगा भी कि ये मदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में जब बन जाता है तो पहला मॉलिक्यूल है जो बाहर आता है और फिर तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इससे शुरू होते हैं, क्योंकि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उस वक्त तक नहीं बनेंगे जब तक कोई प्रोड्यूसर ना हो। तो ये अक्सर हम कहते हैं कि ये तो पागल है और पागल कुछ भी कर सकता है, मींस कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना सकता है। तो अब पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन क्या है ये, तो भाई अगर एक C3 साइकिल स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है एक 5 कार्बन के शुगर से। उस 5 कार्बन के शुगर का नाम है RUBP। अब ये RUBP जो है ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट है। ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट का मतलब ये है कि ये एक शुगर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और ये 5 बिस, इसको इस वजह से कहते हैं कि इसके मुख्तलिफ कार्बन पर फास्फेट इधर भी अटैच्ड है और फास्फेट इधर भी अटैच्ड है। तो लोएस्ट के लिए हम यूं कर लेते हैं कि इसको
3 ले लेते हैं, ये 3 चाहिए होंगे हमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और इसी तरह में ये जो है फास्फेट इनके साथ अटैच कर देते हैं। तो ये चीज कहलाती है राइबोलोज बिसफास्फेट। अब स्लोएस्ट एंड द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन नेचर जो है वो रोबिस्को है। रोबिस्को इतना स्लो है कि ये पर सेकंड 3 to 10 मोल पर 3 सेकंड कन्वर्ट करता है। इसीलिए जब काम स्लो करेंगे तो तादाद ज्यादा चाहिए होगी। और दूसरी बात यह है कि जमीन में प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब एनर्जी पिरामिड लेते हैं या मास पिरामिड लेते हैं तो जो सबसे ज्यादा इन नंबर होगा तो वो प्रोड्यूसर्स हैं। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि ये स्लोवेस्ट है। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कि 500,000 मोल पर सेकंड कन्वर्ट करा सकता है, तो ये स्लोवेस्ट है। अब इसके साथ मतलब हम जो एंजाइम ले रहे हैं जिसका अभी मैंने रोबिस्को कहा, इसको रोबिस्को क्यों कहते हैं? ये रोबिस्को इस वजह से कहते हैं कि ये देखें C और O, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। रोबिस्को थर्मोलेबाइल है, इसका पीएच का इसके ऊपर असर होता है और एटीपी अवेलेबल हो तब ये एक्टिवेट होगा। तो नाम तो इसका डार्क रिएक्शन है, लेकिन ये डार्क में नहीं हो सकता। जब कंप्लीट डार्क हो जाएगा तो ये रुक जाएगा, क्योंकि रोबिस्को तब एक्टिवेट होता है जब एक्टिवेज होता है। एक एक्टिवेज एक प्रोटीन है, ये तब एक्टिव होता है जब एक्टिवेज होता है, और एक्टिवेज तब एक्टिव होता है जब उसको एटीपी मिलती है, और एटीपी तब बनती है जब लाइट रिएक्शन होता है। और दूसरी बात यह है कि पीएच का भी इसके ऊपर बड़ा असर है। तो पीएच अगर तब्दील हो जाएगा, क्योंकि दिन को पीएच इंक्रीज होता है तब ये एक्टिवेट होता है, रात को डिक्रीज हो जाता है तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह टेम्परेचर से भी ये है। और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर 50 ppm से लो हो जाए तब ये C3 की तरफ नहीं आएगा, फोटो रिस्पायरेशन की तरफ चला जाएगा। तो 50 ppm शर्त है CO2 की, इसके लिए शर्त है ATP की, क्योंकि एक्टिवेज तक इसको एक्टिवेट कराएगा, और इंक्रीज पीएच इसके लिए शर्त है। बहरहाल ये एक ऐसा एंजाइम है जो बहुत सारे चेन से बना है, लेकिन इसमें कमाल की बात ये है इस ओल्डेस्ट एंजाइम में कि इधर लाइसीन अटैच्ड है। अब ये लाइसीन क्या करता है, इसके इधर जो आर ग्रुप है, जो आर ग्रुप है इस लाइसीन का, इसके इधर जो NH लगा हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को, अब 3 है तो लाजमी बात है प्लस CO2 प्लस CO2 प्लस CO2, 3 कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे। तो ये मतलब हर एक किसी एक को उठा के ले आते हैं तो ये इधर आ जाएगा ना, तो ये इसको कार्बामेट बना देगा। कार्बामेट, ये बॉन्ड जो है ये कार्बामेट हो जाता है, ये कार्बामेट हो जाता है। तो ये रोबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से इनकॉर्पोरेट करके फिर इसमें इनकॉर्पोरेट कर देगा, यानी कि पहले कार्बामेट बनाएगा अपने लाइसीन के साथ किसी एक कार्बन को, फिर उसको एक RUBP में इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो यहां पर ये रोबिस्को एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये जनाब इंतहाई अनस्टेबल है। तो लाजमी बात है 3 आए हैं तो 3 बनेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ऑर्बिटॉल का एक
एक कंपाउंड है, आप फिगर में देख रहे हैं जी। तो ये 3 4 5 6 ये जनाब टूट जाएगा। अब ये इंतहाई अनस्टेबल है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनकार्पोरेट हो चुका है, ये अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये टूट जाएगा। अब ये 6 कार्बन का 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और इनकी तादाद जो है वो 3 है और इसमें हो चुकी है एक चीज, उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में ये चूंकि स्टेबल कंपाउंड नहीं है तो ये फौरन टूट जाता है एक 3 कार्बन कंपाउंड में। ये 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ये ईटा का एमसीक्यू आएगा कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये क्या है डायरेक्ट रिएक्शन का C3 साइकिल का, तो आप कहेंगे कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कार्बन 1 ये 2 ये 3, तो इस पर ये फॉस्फेट लगा होता है। ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसकी नंबर जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 बन जाते हैं। ये चीज कहलाती है, पहला हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलेशन। अब इसकी मजीद इधर इसके साथ 6 ATP जाकर इसकी मजीद फास्फोराइलेशन, खुद 6 ATP बन जाएंगे और मजीद फास्फोराइलेशन करेंगे। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे वो 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। तो ये 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और जनाब इन 6 मॉलिक्यूल्स में हर एक में ये भी हो जाएगा और ये भी, तो इधर फास्फेट अटैच हो जाएंगे। अब ये यहां तक 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और यहां ये बन जाएगा 1 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ये चीज कहलाती है कार्बोक्सिलेशन। ये चीज कहलाती है कार्बोक्सिलेशन और ये अल्फा कार्बोक्सिलेशन है। बीटा क्या है? बीटा C4 साइकिल में होता है। डियर स्टूडेंट्स, बीटा कार्बोक्सिलेशन C4 साइकिल में होता है। तो अल्फा कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि इसमें RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बना के, तो उसमें इनकॉर्पोरेट करके कार्बोक्सिलेशन करके 3PGA बनाता है। 3PGA की फास्फोराइलेशन हो जाती है और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। दूसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3PGA। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में ये कैसे कन्वर्ट होगा? इसके लिए NADPH चाहिए। NADPH फोटोसिंथेसिस के लिए एक कोएंजाइम है जो इस एनवायरनमेंट में काम कर सकता है। और ये जब एक मॉलिक्यूल बन गया ना, वहां पर पहले 1 था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इधर OH था, फिर थर्ड 1 पर भी लग गया तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ये मॉलिक्यूल है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब इसकी रिडक्शन करानी है तो इससे ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा। 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 ही NADPH चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे? 6। तो एक पीगेल बनाने के लिए
यानी एक पागल बनाने के लिए एक NADPH चाहिए होगा। तो अब एक फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए एक चाहिए, तो 6 के लिए कितने चाहिए? 6। और ये इस तरह इसको रिप्लेस कर देगा, फास्फेट निकल जाएंगे और इधर ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ये जो है इसमें इस जगह को रिप्लेस कराना है और ये फॉर्म होना है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो अब जब ये एल्डिहाइड बन जाएगा तो ये 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 3 कार्बन्स के 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है जब ये बन जाते हैं इसको रिडक्शन कहते हैं। अब ये 6 मॉलिक्यूल बन गए हैं, इनमें से एक 1 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल पाथवे या शुगर फॉर्मेशन या अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ चला जाएगा। और अगर ये फॉर्म कर सकता है जिंदगी के सारे मॉलिक्यूल्स, तो ये भी तो शुगर है, RUBP, टू रीजनरेशन ऑफ व्हाट? रीजनरेशन ऑफ रेगुलोज बिसफॉस्फेट। ये भी एक कीटो शुगर है 5 कार्बन का, तो इसके लिए तो मुश्किल बात नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप जब स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका कहीं और इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास देंगे कि ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल पाथवे क्या है। अब हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे आसान तरीके से कि क्या होता है। साथ साथ में डायग्राम्स के अंदर आपको ये इसकी आइसोमराइजेशन अगर होगी तो अमूमन फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का जो काउंटर पार्ट है, जो इसका यूं समझ लें कि जो इसका हमजाद है, वो ड्राई हाइड्रोक्सी कीटोन फास्फेट है। तो जब कन्वर्जन होगी तो बेसिकली कुछ एल्डिहाइड फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ही रह जाएंगे, कुछ DAP डाइहाइड्रोक्सी कीटोन फास्फेट ही रह जाएंगे, तब बन जाएंगे और फिर यूं आपस में मिल मिला के वापस 3 RUBP बना देंगे, 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट बना देंगे। तो जी उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब रीजनरेशन की बात करते हैं। तो रीजनरेशन जो है ये 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आएंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है इट इज द मदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, यानी शुगर्स बनेंगे, अमाइनो एसिड बनेंगे, लिपिड बनेंगे। तो आप पीगेल देखें तो हर जगह इन्वॉल्व होगा। अब ये पीगेल जो है ये 5 हैं, तो ये दोबारा 5 कार्बन शुगर राइबोलोज बिसफॉस्फेट रीजनरेट करेंगे। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल वे ये है कि 3 कार्बन और 3 कार्बन मिलकर, जैसे फ्रक्टोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये बना देता है। फिर ये 3 कार्बन और इस तरह मिलकर 9 कार्बन और फिर 9 कार्बन टूट कर एक साइड पर जाइलोज बन जाएगा, एरिथ्रोज बन जाएगा, 4 कार्बन बन जाएगा सीडोहेप्टेलोज। जैसे ये 7 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। तो ये 7 कार्बन कंपाउंड फिर ये वैसे भी 4 कार्बन और 3 कार्बन, ये और ये इस तरह से बनते हैं। अब 7 कार्बन ये लास्ट फिफ्थ के साथ मिलकर 10 कार्बन बनाएंगे। यानी पहले 2 मिलकर 6, फिर तीसरा मिलकर 9, फिर 9 टूट कर 5 अलग जाइलोज, फिर उसकी कन्वर्जन करा देंगे और फिर वहां पर जो 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है और यहाँ पर 4 कार्बन 3 कार्बन के साथ मिलकर 7 कार्बन और 7 कार्बन 3 कार्बन के साथ मिलकर 10 कार्बन और फिर 10 कार्बन टूटकर 5 कार्बन और 5 कार्बन, और यूं इसकी दोबारा फास्फोराइलेशन कराने के लिए यानी बिस बनाने के लिए 3 ATP खर्च हो जाएंगे। तो 1 पीगेल के लिए जनाब जरूरी है कि आपके पास 9 ATP हो और 6 NADPH हो। तो 1 ग्लूकोज के लिए ये ईटा में MCQ भी आ सकता है कि 12 NADPH और 18 ATP चाहिए हैं, और अगर 1 कार्बन का कर दें तो फिर 2 NADPH और 3 ATP चाहिए ये कार्बन 1 कार्बन के फिक्स करने के लिए।
तो ये आपको ट्विस्ट करके एमसीक्यूज भी ला सकते हैं। ये है C3 साइकिल और इसका पॉसिबल जो आउटकम है, जब हम कहते हैं ना ईटा में क्या पूछना है, तो वो आपको रिडक्शन वाले पीगेल के बारे में पूछ सकते हैं, ये पीगेल के एटीपीज और एनएडीपीएच के बारे में, 12 एनएडीपीएच 18 एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह आपको दीन और दुनिया की खुशियां दें। आमीन।